सांची बाराशर, आइए करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी माहौल फिर से गरमाने लगा है। यूपी विधान परिषद की खाली हो रही 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और सपा को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की, बैठक की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अखिलेश यादव ने कन्नौज में आज एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए वोट लूटने का आरोप भी लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चा ही नहीं भरने दिया। हमारे साथ फरक्काबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। अखिलेश यादव से आज कन्नौज में उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी सवाल पूछे गए। हालांकि अखिलेश यादव हमेशा शिवपाल यादव से जुड़े सवालों को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन आज शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई जिससे साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव के बाद चाचा और भतीजे के बीच एक बार फिर दूरियां बढ़ गई। सुनिए चाचा से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कन्नौज में क्या कहा। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। एमएलसी चुनाव की तैयारियों के बीच आज अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं को निकाल दिया। जिन 4 नेताओं को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है वो सभी उन्नाव में पार्टी की इकाई से जुड़े हुए थे। इन चारों निष्कासित नेताओं में से 2 ब्लॉक प्रमुख हैं, जिनमें से एक उन्नाव के असोहा ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव और दूसरा औरास ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह है, जबकि गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक पटेल और बांगरमऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अर्जुन दिवाकर को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखने के बाद बहुजन समाज पार्टी में अब नए सिरे से भविष्य की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बार बसपा में आत्ममंथन और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे और हाल ही में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किए गए आकाश आनंद को दी है, जिसके बाद से आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं और यूपी समेत तमाम राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आकाश आनंद ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बसपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। आकाश आनंद बसपा ने ट्विटर पर अपनी बैठकों की तस्वीरें जारी करते हुए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है आइए आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगले 2 महीने तक मैं देश के अलग अलग राज्यों में आपके बीच समय बिताऊंगा। पार्टी के हर कार्यकर्ता और समर्थकों से मिलना चाहता हूं, आपकी बात को सुनना चाहता हूं। इसी क्रम में आज दिल्ली कार्यालय में कुछ साथियों से मुलाकात हुई। आप सभी से कई सुझाव मिले और जल्द ही उनको अमल में भी लाया जाएगा।
मेरठ में बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज प्रशासन ने कुरैशी के एक अस्पताल को सील कर दिया है। मेरठ में हापुड़ रोड पर हाजी याकूब कुरैशी ने माई सिटी हॉस्पिटल नाम से एक अस्पताल बनवा रखा था, लेकिन आरोप है कि अस्पताल पिछले 4 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलाया जा रहा था और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इतना ही नहीं, अस्पताल को रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जो नोटिस जारी किया गया था उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। 4 दिनों में याकूब कुरैशी के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले प्रशासन ने याकूब कुरैशी के बेटे इमरान के अवैध मीट प्रोसेसिंग प्लांट पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाई जा रही मीट फैक्ट्री को सील कर दिया था और अब याकूब के अस्पताल को भी मेरठ प्रशासन ने सील कर दिया है और इस मामले में मेरठ के सीएमओ ने जांच टीम गठित कर दी। बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। मेरठ में वो अवैध रूप से हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे। 2019 से स्वास्थ्य विभाग में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया और बावजूद इसके अवैध रूप से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। हापुड़ रोड का ये वही माई सिटी हॉस्पिटल है जो याकूब कुरैशी अवैध रूप से चला रहे थे और अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने अभी कुछ दिन पहले ही 4 अवैध जो लैब चल रही थी उनको सील किया था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच के आदेश दिए थे। उसमें तस्वीर निकलकर सामने आई कि माई सिटी हॉस्पिटल जो एम याकूब एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के उससे रजिस्ट्रेशन है, ये अवैध रूप से चलाया जा रहा है। 2019 से इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और बाकायदा कोई ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन बताया यह जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद इस हॉस्पिटल पर ताला डाल दिया गया और इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। लेकिन 2019 से लेकर अब तक यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम और मिली भगत से कैसे चलता रहा, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। ये हॉस्पिटल अवैध रूप से चलता रहा लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कानो कान खबर नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी स्वास्थ्य विभाग के जो रजिस्ट्रेशन विभाग है उसकी बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है कि मोटे पैसे यहां से वसूले जाते थे नियमों को ताक पर रखकर और बिना रजिस्ट्रेशन के यह हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। इस हॉस्पिटल की जो इमारत आपको जितनी बुलंद नजर आ रही है इसकी नींव उतनी ही खोखली है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर और अवैध रूप से याकूब कुरैशी इस हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो संबंधित विभाग कर क्या रहा था। इस मामले में उन्होंने जांच के बाद दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अवैध रूप से चल रहे इस माई सिटी हॉस्पिटल पर जो याकूब कुरैशी का है, क्या योगी राज में बाबा का बुलडोजर इस अवैध हॉस्पिटल पर भी चलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। कभी जिन्ना की तस्वीर तो कभी विरोध प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हरकत की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गई, जिसके बाद एएमयू ने असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिसिन फैकल्टी का है, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने अपने लेक्चर के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रोफेसर की इस हरकत के खिलाफ आवाजें उठने लगी और जब मामले ने तूल पकड़ा तो एएमयू प्रशासन के जवाब मांगने पर असिस्टेंट प्रोफेसर ने माफी मांग ली। लेकिन अब इस हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को एएमयू प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में जेएन मेडिकल कॉलेज में, उनको सस्पेंशन उनका हो गया है टिल पेंडिंग इंक्वायरी और उनको शो कॉज नोटिस जो इशू किया गया उसका जो जवाब आएगा उसके आधार पर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो तय किया जाएगा। हम बताते चले कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन में कल क्लास के दौरान कोई स्लाइड जो थोड़ी सी वो थी आपकी ऑब्जेक्शनेबल थी, उस पर उसका संज्ञान लेते हुए कुछ शिकायत हुई और आज प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे वो करा गया। योगी सरकार की वापसी के साथ ही जिले जिले और शहर शहर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर जारी है
और ऐसा लग रहा है जैसे इस बार बाबा का बुलडोजर दुगनी रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि पूरे यूपी से हर दिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सरकार भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को किस तरह से जमींदोज कर रही है। पहली तस्वीर है शामली की, जहां सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है आगरा की, जहां एडीए ने जमीन कब्जा मुक्त कराई है। तीसरी और चौथी तस्वीर लखनऊ की है, यहाँ निशादगंज और ठाकुरगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पांचवी तस्वीर मथुरा की है, जहां अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चला है। छठी तस्वीर गोंडा की है, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सातवीं तस्वीर गोरखपुर की है, जहां रेलवे स्टेशन के पास शिव मंदिर के पास अवैध कब्जा हटाया गया। आठवीं तस्वीर मथुरा के गोवर्धन कस्बे की है, जहां 2 अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला। देखिए, ये 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों की जरूर हैं, लेकिन इन 8 ही तस्वीरों में आपको बुलडोजर नजर आएगा, बुलडोजर की गर्जना नजर आएगी और नजर आएगा वो अवैध अतिक्रमण जो अब जमींदोज हो चुका है। तो योगी सरकार 2.0 में जो बुलडोजर है वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, दुगनी रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है और इसकी बानगी हर रोज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। जिला चाहे कोई भी हो, अगर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो वहां पर बुलडोजर पहुंचता है और पूरी तरीके से जमींदोज कर देता है अवैध निर्माण। तो कैराना में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। विधायक के चाचा सरवर हसन द्वारा शत्रु संपत्ति पर प्लॉट बेचे गए थे, तो वहीं विधायक के दूसरे चाचा अरशद हसन ने कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रखी थी। शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने विधायक नाहिद के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें, कैराना से सपा विधायक है नाहिद हसन, जो फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके जो परिवार है उन पर लगातार शिकंजा कस रहा है प्रशासन। उनके चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। एक चाचा जिसने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया, वहां अवैध निर्माण किया, तो दूसरे चाचा कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करते हुए नजर आए और इन दोनों ही चाचा की अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रशासन का कब्जा। करेंगे वाराणसी की, जहां भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनकी बजाय उनके प्रतिद्वंदी और माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा आलाकमान तक शिकायत पहुंचने के बाद अब सुदामा पटेल भी पूरी तरह प्रचार में एक्टिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में 100% सीटों पर विजयश्री पाने का प्रयास कर रही है और इतना ही नहीं, हर संभव प्रयास इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन बनारस सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुदामा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। सुदामा जी, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, पार्टी पूरी ताकत से यहाँ अपराध को हटाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की चूंकि क्षेत्र है इसलिए यहाँ अपराध हटाने के लिए पार्टी हमको एमएलसी बनाने के लिए पूरी तन्मयता से लगी है। पहले जिस तरह की बातें आपने कही थी, जो आपने बताई थी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है सुनवाई नहीं थी, जो आपके अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है कुछ साथ नहीं आ रहे थे, क्या अब क्या स्थिति है उस स्तर पर, उच्च स्तर से क्या कर रहे हो? पार्टी तो चुनाव में हमेशा लगी थी, लेकिन कुछ पदाधिकारी इधर उधर रहते हैं, उनका प्रभाव है। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद है, कुछ लोगों का यहीं सेंट्रल जेल में बंद होने के कारण उनका भय समाता है और इस कारण से वो कुछ सुस्त चलते हैं और कोई बात नहीं। तो अभी वो भय अभी वो भय दूर हुआ कि नहीं, कि अभी भी वही भय बना हुआ है? जनता में भय तो जब तक वो प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेगा तो जनता में तो भय रहेगा। तो मतलब ऊपर से समर्थन के बाद भी कहीं भय दिखाई दे रहा है आपको पार्टी के कुछ पदाधिकारियों में जो आपके साथ नहीं आ रहे? नहीं, पार्टी के तो सारे लोग साथ में हैं, संगठन साथ में हैं, कार्यकर्ता जो दायित्व में नहीं है लेकिन पार्टी के रहते हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इधर के भी रहते हैं उधर के भी रहते हैं, उनका व्यवसाय चलता है, उनसे ऐसे लोग इधर उधर रहते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
मुख्तार की एम्बुलेंस के मामले में पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। सीओसीटी का कहना है कि बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद मुख्तार अंसारी मामले में कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद फरार चल रहे 2 आरोपियों मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में 11 लोग जेल में बंद हैं, जबकि 2 फरार चल रहे हैं जिन पर इनाम घोषित किया गया है। एम्बुलेंस के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 3 लोग आरोपी। ये एम्बुलेंस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थाना कोतवाली नगर द्वारा की गई थी, जिसमें 13 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना एसओ देवा द्वारा की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में टीम भी गठित की गई थी। इसमें कुल 11 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2 व्यक्ति अभी शेष हैं, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी। इनकी गिरफ्तारी की टीम लगातार प्रयास कर रही है। और भाजपा ने आज 42वां स्थापना दिवस मनाया। लखनऊ में भाजपा दफ्तर पर हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। पार्टी कार्यालय से सीएम पैदल हजरतगंज चौराहे तक गए और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तमाम जगहों की। तो ये देखिए तस्वीरें हैं 5 अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर है लखनऊ की, दूसरी तस्वीर कासगंज की, जहां झंडारोहण के बाद प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की, जहां लेबर कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौथी तस्वीर गोंडा की, यहां भाजपा के स्थापना दिवस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रोटेम स्पीकर कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं 5वीं तस्वीर इटावा की, यहां भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुराज शाक्य भी शामिल हुए। में योगी सरकार ने बेमिसाल उपलब्धि हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। निवेश और रोजगार मुहैया कराने में देश का पहला राज्य बन गया यूपी। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उपलब्धि हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। पीएमईजीपी के तहत पिछले 1 साल में 1464 करोड़ का निवेश हुआ है। पीएमईजीपी के तहत पिछले 1 साल में 11,107 इकाइयां स्थापित हुई हैं। पीएमईजीपी के तहत पिछले 1 साल में 96,000 से अधिक का रोजगार मिला है। राज्य में पिछले साल 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। तो ये नई उपलब्धि हासिल कर दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान पर था, लेकिन अब वो खिसककर दूसरे स्थान पर आ गया है। यानी रैंकिंग सुधरी है उत्तर प्रदेश की। निवेश और रोजगार मुहैया कराने में देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है।